नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है ग्राम विकास अधिकारी के लिए। सामान्य विज्ञान का टॉपिक है ये, और सामान्य विज्ञान के कुछ टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक के साथ दिया जाएगा। यदि आपको ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित और वीडियो वॉच करनी है या कोई टॉपिक पढ़ना है, तो उस लिंक पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जंतुओं का पोषण। तो ग्राम विकास अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें नया टॉपिक जोड़ा गया है, सामान्य विज्ञान, तो उससे संबंधित ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करें। और शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आने जो बेल आइकन का जो आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए, क्योंकि इसी प्रकार की काफ़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की, न्यूट्रिशन। तो ये क्या होते हैं? तो देखिए, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो किसी भी चाहे वो प्राणी, किसी भी प्रकार का प्राणी हो सकता है, पादप हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, उनकी यानी कि किसी भी जीव की वृद्धि, विकास और उसके मेंटेनेंस में, या उसके हर तरीके के जो भी प्रक्रम, जो कार्य वो करता है, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। उन पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। वापस से बता देते हैं पोषण क्या है। कुछ पोषक तत्व जो कि किसी भी जीव की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, यानी कि उसके संपूर्ण मेंटेनेंस के लिए, और उसके जो भी कार्य वो करता है उस हर कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनको ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो पोषक तत्व कौन से होते हैं? उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो वे पदार्थ जो जीवों के विभिन्न कार्यों को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, उनको कहते हैं पोषक पदार्थ। और उनको ग्रहण करना, उन पोषक पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। वह विधि जिसके द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है उसको पोषण कहते हैं। तो पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं। भोजन की प्रकृति और उसके उपयोग में लेने के तरीके, इनके आधार पर पोषण को अलग अलग 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्ण भोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और मृत्योपजीवी पोषण, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण भोजी न्यूट्रिशन, पोषण, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए, जो होलोजोइक शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो होलो और एक जोइक। होलो का मतलब होता है संपूर्ण, और जोइक का मतलब होता है जंतु जैसा, यानी कि लाइक ए एनिमल्स। तो वह पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे पूर्ण भोजी पोषण या प्राणी सम पोषण कहते हैं। और वह जीव जो इस विधि से पोषण ग्रहण करता है उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। और कौन कौन से जंतु हैं जिनमें ये लक्षण पाया जाता है? तो वो है अमीबा, मेंढक, मनुष्य इत्यादि। तो क्या कहा? पूर्ण भोजी को क्या कहा? पूर्ण यानी कि होलो मतलब पूर्ण, और भोजी का मतलब जोइक यानी कि जंतु जैसा। तो वह पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से ही करता है, उसे पूर्ण भोजी पोषण या प्राणी समपोषण कहते हैं। और उस जीव को प्राणी समभोजी भी कहते हैं। अब इसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से? 4 अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण कर सकते हैं जंतु। सबसे पहले शाकाहारी। इस प्रकार के जंतु जो पौधे या उसके अन्य उत्पादकों को ही केवल भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। यानी कि जो शाक सब्जी से मतलब है यहाँ पे पेड़ पौधे और उनसे ही बने उत्पाद, जैसे कि शाकाहारी में गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़ इत्यादि, ये सभी केवल घास फूस पर ही निर्भर होते हैं। दूसरा प्रकार है मांसाहारी। तो इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि मांस पर डिपेंड करते हैं। तो वो हो गए शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आदि, यानी कि जो मांस के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। तीसरा होता है सर्वाहारी।
इस समूह के अंतर्गत वो सारे जंतु आते हैं जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस यानी कि अपने के अलावा दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं, दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो हो गए सर्वाहारी। और ऐसे इस प्रकार के जो प्राणी हैं वो है मानव। चौथा है अपमार्जक। इस समूह के अंतर्गत वे सारे जंतु आते हैं जो मरे हुए जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या यूं कहे कि मरे हुए जंतुओं पर ही डिपेंड करते हैं। तो जो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं तो उनको अपमार्जक कहते हैं, और मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया अपमार्जन कहलाती है। और वो कौन से हैं? सियार, लक्कड़भग्गा, गिद्ध, चील आदि। तो अपमार्जक मृत जंतुओं का भक्षण कर उन्हें सड़ने से बचाते हैं और वातावरण को शुद्ध रखने में मदद भी करते हैं ये। इसके बाद दूसरे तरीके का पोषण है परजीवी पोषण, पारासाइट जिसको बोलते हैं, पारासाइट न्यूट्रिशन। ये भी दो शब्दों से ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पारा और दूसरा साइटस। पारा का मतलब है पास या बगल, और साइटोस का मतलब है पोषण। अर्थात इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में या तो स्थायी रूप से आता है या अस्थायी रूप से आता है और उस जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, वो परजीवी पोषण कहलाता है, यानी कि दूसरे प्राणी पर वो निर्भर होता है। तो वो जो परजीवी जो होता है वो दूसरे प्राणी के शरीर से जो भी उसके शरीर पर कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को ही ग्रहण करता है। ऐसे जीव जो होते हैं उनको परजीवी कहते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। यानी कि जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के सिर में जुएं गिर जाती है, तो जो जुएं हैं वो परजीवी है, क्योंकि वो उस किसी दूसरे व्यक्ति जिसके भी सिर में जुएं हैं तो उसके सिर में रह करके वो अपना पोषण ग्रहण करती हैं। तो जो जुएं हैं वो तो परजीवी हुए, और जिसके शरीर पर है, जिसके मतलब बालों में है, वो उसके लिए परजीवी के लिए क्या हुआ? पोषी हुआ। तो इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु और कुछ पौधे जैसे अमरबेल अथवा जंतुओं जैसे कि गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, फीताकृमि, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में लिए जाते हैं। अमरबेल भी आपने देखा होगा कि यदि किसी पेड़ के ऊपर अमरबेल का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल दिया जाता है तो बिना किसी जड़ या बिना किसी उसके वो उस पूरे पेड़ पर फैल जाती है। तो वो पोषण कहाँ से प्राप्त करती है? वो उस पौधे से प्राप्त करती है जिसके ऊपर वो है। तो वो अमरबेल तो परजीवी, और जिस पौधे से पोषण प्राप्त कर रही है वो पौधा जो है वो है पोषी। तीसरा प्रकार है मृत्योपजीवी। मृत्योपजीवी पोषण ग्रीक शब्द है सेप्रोसजोइक न्यूट्रिशन। तो दो शब्दों से ये भी मिलकर बना है सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण। अतः इस प्रकार के पोषण में मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करके शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृत जीवी या सेप्रोफाइटस कहलाते हैं। क्या बताया यहाँ पे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मरे हुए जंतु या फिर मरे हुए पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उनको सेप्रोफाइटस कहते हैं। अनेक कवक, फंगस जिसको बोलते हैं फंगी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ में पोषण विधि इसी के द्वारा होती है। मृतजीवी का अपघटन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जटिल अणुओं का अपघटित करते हैं। मृत्योपजीवी पर्यावरण को पूर्ण महत्वपूर्ण घटक है। इनकी उपस्थिति से पृथ्वी मृत पदार्थों के ढेर से बची रहती है। यानी कि ये जो होते हैं मृत्योपजीवी जो जीवाणु या होते हैं, जो ये पूरे पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करते हैं। अगर ये ना हो तो पूरे पृथ्वी के ऊपर मृत पदार्थों का ढेर लग जाए। तो ये जो मृत्योपजीवी जो होते हैं ये सड़े हुए
कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में विघटित करके पर्यावरण में छोड़ देते हैं और हरे भरे पेड़ पौधे पर्यावरण में इन पदार्थों को ग्रहण करके जटिल कार्बन का निर्माण करते हैं और इस प्रकार ये क्रम लगातार चलता रहता है। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण, जो पहला प्राणी संपोषण पढ़ा है उसके महत्वपूर्ण चरण की बात हो रही है। प्राणी संपोषण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण होते हैं। सबसे पहले अंतःग्रहण, भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो अंतःग्रहण कहलाती है, अंतःग्रहण। दूसरा है पाचन, ठोस जटिल और बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहा जाता है। देखिए, जो भोजन ग्रहण करते हैं मनुष्य या जीव जंतु, उस भोजन का सबसे पहला जो पार्ट होता है, पहला जो चरण होता है वो होता है उस शरीर को आहार नाल के थ्रू पेट तक पहुंचाना, या यूं कहें कि उसको ग्रहण करना, शरीर के भीतर पहुंचाना पहला चरण होता है, उसको कहते हैं अंतःग्रहण। जैसे ही पेट के अंदर यानी कि शरीर के अंदर जब वो भोजन जाता है, फिर उसका पाचन शुरू होने लगता है, डाइजेशन शुरू होने लगता है, और जो ठोस और जटिल जो भोजन होता है वो अणुओं के विभिन्न प्रकार के अणुओं में टूट जाता है, घुलनशील अणुओं में टूट जाता है, और उसको तोड़ने में जो विभिन्न रासायनिक पदार्थ और एंजाइम जो है वो सहायता करते हैं। यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं बॉडी से, और फिर उन एंजाइमों के थ्रू वो भोजन जो है वो पाचन की क्रिया वहाँ पे होती है। तो उस क्रिया को जो टुकड़ों में टूट जाता है उसको पाचन कहते हैं। फिर उसके बाद अवशोषण, तो जब वो पाचन हो जाता है तो कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लिया जाता है, और उस सोखने की जो प्रक्रिया उसी को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चौथा चरण जो है वो होता है स्वांगीकरण। कोशिका के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की क्रिया या फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। यानी कि भोजन ग्रहण किया, पच गया, पचने के बाद कोशिकाओं ने उसको अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के बाद भोजन को ऑक्सीकरण के स्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो बॉडी को मिलती है, वो स्वांगीकरण कहलाती है। और लास्ट में पांचवा पार्ट होता है बहिष्करण। तो मल के रूप में जो अपच भोजन रह जाता है, जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है, वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। तो ये टोटल 5 पार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे भोजन और उसके अवयव। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पॉइंट जो हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, पोषक तत्वों के बारे में। तो भोजन में पोषक पदार्थ जो है वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके अधिकता से क्या होता है और न्यूनता से कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भोजन वे पोषक पदार्थ है जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, विभिन्न जैविक प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है या खाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं, जितने भी शरीर में उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी टूट फूट की मरम्मत करने के लिए काम में आते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जैव प्रक्रम होते हैं उनको सही ढंग से चलाने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, उनको ग्रहण किया जाता है या खाया जाता है, तो वो पोषक पदार्थ होते हैं। भोजन को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, दूसरा शरीर को बनाने वाले खाद्य पदार्थ, और तीसरा रोधी क्षमता वाले यानी कि रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ। तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया है भोजन को। ऊर्जा प्राप्त करने वाले जो एनर्जी देते हैं बॉडी को, एक बॉडी को ही निर्माण करते हैं, और दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो 3 प्रकार के यहाँ पे 3 भागों में इसको बांट दिया गया है भोजन के पदार्थों को। अब भोजन के जो अवयव हैं उनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण और विटामिन्स और जल। ये सारे न्यूट्रिएंट्स 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता हमको पड़ती है हर रोज। तो ये न्यूट्रिएंट हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। 3 चीज तो हो गई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर, जल। इसमें सबसे पहले अवयव की बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों के वर्ग में आता है,
और ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज होती हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज का जो निर्माण है वो करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि कुल मिला के अगर हम छोटी सी बात अगर कहें तो ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है। जब इसका पाचन होता है तो उस केस में ये ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है और फिर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होता है और शरीर को ऊर्जा देता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इस अनुपात में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जिसका आधार सूत्र हो गया C। कार्बन को C से, हाइड्रोजन को H से और ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है। तो इसको हम लिख देंगे कार्बन का एक यौगिक एक होता है अणु, दूसरा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 1 2 1 यानी कि CH2O। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। शरीर की कुल ऊर्जा की जितनी आवश्यकता होती है उसकी 50 से लेकर के लगभग 80% तक की मात्रा अकेला कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा पूरी होती है। या यूं कहें कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पहले ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होते हैं, फिर ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के थ्रू वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। और शरीर में जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें से 50 से 80% तक की जो ऊर्जा है वो अकेला कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पूरी कर देता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन सी चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो मुख्य स्रोत जो है वो है, सबसे पहले जितने भी अनाज होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ इत्यादि। सारे जितने भी अनाज हो गए जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर इत्यादि। मीठे पदार्थों की बात करें तो शक्कर, गुड़, शहद, उसके अलावा सूखे फल, अंजीर, दूध, पके हुए फल, आलू, चुकंदर, शकरकंद, रसीले फल, गन्ना, सलजम, केला, अरबी, मांस आदि, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले बात करते हैं हम मोनोसैकेराइड्स की। तो ये है सभी कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे अधिक सरल होता है, जिसके आधारभूत सूत्र अभी बताया था सेम वही होता है, CH2O होता है। मोनोसैकेराइड्स में कुछ प्रमुख उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे ट्रायोस। मोनोसैकेराइड में ट्रायोस में ग्लिसरैल्डिहाइड, टेट्रोस, एरेथ्रोस, हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद डाइसैकेराइड की बात करें तो यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं को मिलाकर के बनता है। मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं को मिला के बनता है। इसका आधारभूत सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11 होता है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आदि डाइसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा है पॉलीसैकेराइड। यह अनेक मोनोसैकेराइड्स अणुओं के मिलने से बनता है, जिसकी आधारभूत संरचना होती है C6H11O5। ये जल में अघुलनशील होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, इस तरीके के जो सैकेराइड्स होते हैं वो जल में नहीं घुल पाते हैं, और ये अघुलनशील जो सैकेराइड्स होते हैं वो मोस्टली पौधों में पाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं और इस प्रकार से ऊर्जा
उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। मंड यानी कि स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, काइटिन आदि पॉलीसेकेराइड्स के प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य तो बता ही चुके हैं हम कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो पहला कार्य हो गया कि ये शरीर के ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत होते हैं। दूसरा, मंड के रूप में सिंचित ईंधन का कार्य करते हैं। मांड जिसको बोलते हैं, चावल वगैरह जब उबालते हैं तो उसके स्टार्च निकलता है, या फिर कभी जो आलू है उसको काट करके रख देंगे तो उसमें से वाइट वाइट सा निकलता है, तो वो मांड होता है, मंड जिसको बोलते हैं। तो ये संचित ईंधन के रूप में कार्य करता है। वसा, ये वसा में बदल करके संचित भोजन का कार्य करता है। यह डीएनए और आरएनए का घटक होता है। ये शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं और शरीर में वसा के उपयोग के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी और ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर में हो जाए तो फिर उससे क्या लाभ और क्या हानि होती है उसकी बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा से शरीर का वजन बढ़ता है और मोटापा होने से मोटापा संबंधित बीमारियां बढ़ जाती है। और यदि कम हो जाती कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कमी होती है तो वजन कम होता है और कार्य करने की क्षमता घट जाती है और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है, जिससे यकृत और नाड़ी संस्थान में क्रियाकलापों में स्थिरता आ जाती है। इसके बाद पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा न्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो दालों के अंदर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी संरचना लगभग 20 एमिनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोगों से होती है। ये एमिनो अम्ल शरीर के उचित पोषण के लिए नितांत आवश्यक होते हैं, यानी कि शरीर के पोषण के लिए जो प्रोटीन है इसकी मात्रा बहुत जरूरी है शरीर के अंदर। और ये लगभग 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल्स होते हैं उनके संयोग से प्रोटीन की संरचना होती है और ये एमिनो अम्ल शरीर के उचित पोषण के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन मानव शरीर का केवल संरचनात्मक कार्य ही नहीं बल्कि अन्य प्रक्रियाओं में भी संपन्न कराते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। 15% जो भाग है शरीर का वो प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन जो है वो शारीरिक वृद्धि, शरीर को बढ़ाने में एवं प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। भोजन में यदि कमी हो जाती है प्रोटीन की तो उससे शरीर और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। तो प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग और क्वाशियोरकोर नामक रोग हो जाते हैं। यानी कि प्रोटीन भी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से और वृद्धि से क्या होता है तो प्रोटीन जो है शारीरिक वृद्धि और प्रक्रियाओं में आवश्यक होता है। इसमें इसकी कमी यदि भोजन में हो जाती है तो उसके बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है और बच्चों में सूखा रोग या क्वाशियोरकोर नामक रोग जो है वो हो जाते हैं। अब प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन होता है, एक संयुग्मी प्रोटीन होता है और एक व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो सरल प्रोटीन की बात करें तो ऐसे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्ल से ही बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइड और ग्लोब्यूलिन आदि। ये है एमिनो अम्ल से बने केवल सरल प्रोटीन। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी रहता है संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। इनका संयोग प्रोटीन के अलावा किसी दूसरे और अणु से भी रहता है तो वो कहलाते हैं संयुग्मी प्रोटीन। तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन, जो प्राकृतिक प्रोटीन के अंशीय जलीय अपघटन से प्राप्त होता है। आंशिक जलीय अपघटन से जो प्राकृतिक प्रोटीन जो होते हैं उनके जलीय अपघटन से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के कार्य और प्रोटीन के प्रकार्य। प्रोटीन के कार्य, यह कोशिका की वृद्धि एवं मरम्मत करता है।
प्रोटीन जो है वो कोशिका में वृद्धि करता है और उसकी मरम्मत करता है, यानी कि मेंटेनेंस करता है। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करते हैं और एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा भी करते हैं। अब प्रोटीन के प्रकार और उनके कार्य। प्रोटीन के प्रकार: एंजाइम, जैव उत्प्रेरक, शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है एंजाइम। दूसरा है परिवहन प्रोटीन, यह रक्त में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाने का कार्य करता है। परिवहन प्रोटीन जो रक्त में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को अलग अलग टिश्यूज तक यानी कि ऊतकों तक ले जाने का कार्य करता है, वो परिवहन नाम से ही पता चल रहा है, परिवहन प्रोटीन। संकुचनशील प्रोटीन, यह गति और चलन के लिए मांसपेशियों को संकुचित करता है। कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, ये हार्मोन अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। उसके बाद संरचनात्मक प्रोटीन, तो ये कोशिकाओं और उसके ऊतकों में संरचनात्मक भाग लेते हैं। और रक्षात्मक प्रोटीन संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह। तीसरा प्रोटीन के बाद तीसरा जो न्यूट्रिएंट आता है हमारा वो है वसा, फैट। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के लिए ग्लिसरॉल और वसा अम्ल के संयोग से वसा जो है, वसा के जो अणु हैं वो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं, परंतु इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यह जल में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं, लेकिन यह कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं। यानी कि जल में तो ये वसा नहीं घुलती है, लेकिन कार्बनिक घोलक होते हैं उनके अंदर घुल जाती है। क्षार द्वारा इनका पाइशीकरण हो सकता है, क्षार के द्वारा इनका पाइशीकरण हो सकता है। वसा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो जंतु वसा और एक वनस्पति वसा। जंतु वसा जिसको सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, और वनस्पति वसा वो होती है जिसको अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा भी इसको बोल सकते हैं। ये एक तरीके से वसा अम्ल को दो भागों में बांटने जैसी बात है। जंतु वसा की बात करें तो जंतु वसा में दूध, पनीर, अंडा, मछली आदि पाए जाते हैं, जबकि वनस्पति वसा वनस्पति तेलों में उपलब्ध होती है। वनस्पति तेल में भी अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी इत्यादि से प्राप्त होते हैं। वनस्पति तेल की बात कर रहे हैं। तो जंतु वसा में तो वो सारी पाए जाते हैं जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाली जो वसाएं हैं उनके अंदर जंतु वसा, और तेल अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी इत्यादि से प्राप्त होती है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हैं तो उन्हें तेल कहते हैं। यानी कि जब 20 डिग्री टेम्परेचर जब होता है, कम टेम्परेचर होता है, तो वो जो ठोस अवस्था में रहती हैं, लेकिन यदि इससे इस तापमान पर भी यदि द्रव अवस्था में है तो फिर उनको वसा, उनको क्या बोलेंगे? तेल बोलेंगे। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल जो है वो मछली के तेल में और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। नारियल का तेल और ताड़ का तेल संतृप्त वसा तेलों का उदाहरण है, वनस्पति तेलों के उदाहरण हैं। देखिए, जो असंतृप्त वसा होती है वो जंतुओं से प्राप्त होती है, लेकिन और जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं उनको कहते हैं तेल, जबकि नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये दोनों ही संतृप्त वनस्पति तेलों के उदाहरण हैं। अधिकतर जो असंतृप्त वसा होती है, वसा जंतु वसा होते हैं, ज़्यादातर जो असंतृप्त वसा जो जंतु वसा होते हैं वो सामान्यतः आप पर ठोस अवस्था में मिलती हैं, जैसे कि घी वगैरह, मक्खन वगैरह। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति में जो 20 से 30% जो ऊर्जा है वो वसा से प्राप्त हो जानी चाहिए। मनुष्य के आहार में मक्खन और घी, ये जो असंतृप्त वसा होती है इनकी मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि असंतृप्त वसा जो है वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है
और इससे धमनी कंठिन्य, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से। अब बात करते हैं वसा के प्रकार। वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार में रुचि बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। यह प्रोटीन के स्थान पर शरीर का ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा वसा के स्रोत क्या क्या हैं? तो वसा के स्रोत की बात करें तो दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल, घी आदि ये सभी वसा के सोर्स हैं। वसा की कमी से क्या होता है? तो मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, शुष्क शरीर हो जाता है, वजन में कमी आती है, शारीरिक विकास जो है वो कम होने लगता है, और वसा की अधिकता से मोटापा बढ़ता है और शरीर जो है वो स्थूल हो जाता है, और उसकी वजह से हृदय संबंधी रोग और हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि जैसी जो रोग हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसके बाद चौथा है विटामिन। बात करेंगे विटामिन की, तो विटामिन शब्द जो है सबसे पहले इसका प्रयोग सी फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया, जिसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के इत्यादि। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विटामिन विभिन्न उपपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो विटामिन जो है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऐसी विटामिन जो जल के अंदर घुल जाती हैं और एक ऐसी विटामिन जो वसा के अंदर घुलती हैं। तो सबसे पहली है जल के अंदर घुलने वाली विटामिन होती है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें होती है। वसा के अंदर घुलने वाली विटामिन में है विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से होती है। कोशिका के द्वारा इनका संश्लेषण नहीं होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए, रेटिनोल। इसका रासायनिक नाम एक्सेरोफाइटोल तथा इसका जो अणु सूत्र है वो है C20H29OH। विटामिन ए का जो फॉर्मूला है वो है C20H29OH है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होती है। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करती है एवं शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखती है। इसकी कमी होने से श्वास नली और पाचन नली के उपकला रुग्ण हो जाती हैं, जिसके अतिरिक्त रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली बनना, दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग हो जाते हैं। यानी कि विटामिन ए की कमी काफ़ी घातक हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली के यकृत का तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर आदि विटामिन ए के प्रमुख सोर्स होते हैं। 13 से 15 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं में इसको दैनिक आवश्यकता 60 mg के लगभग होती है विटामिन ए की। सबसे पहली चीज़ तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होती है। दूसरा, ये शरीर की वृद्धि में सहायक होती है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करती है। इसकी कमी की वजह से श्वसन नली और पाचन नली जो है उन दोनों की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। इसके अलावा रतौंधी रोग हो जाता है, आँखों में शुष्कपन आ जाता है, कॉर्निया में सफ़ेद फुल्ली पड़ जाती है या दृष्टि समाप्त हो जाना, इससे संबंधित रोग होते हैं। किस किस से विटामिन ए की पूर्ति होती है? तो वो है हरी सब्जियां, गाजर, मछली का यकृत, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर आदि विटामिन ए के प्रमुख सोर्स हैं। और 13 साल से 15 साल के बच्चों के लिए ये जरूरी आवश्यक होती है, लगभग 60 mg के बराबर। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन ए के बाद विटामिन बी, और विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। 11 प्रकार के विटामिनों का समूह होता है। इसमें विटामिन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है विटामिन बी में। तो 11 प्रकारों में सबसे पहला है B1। विटामिन B1, इस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ये याद रखने का है।
विटामिन बी का जो नाम है वो क्या है, थायमीन है। जल में घुलनशील होती है, मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। गाजर, खमीर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जी आदि विटामिन बी के प्रमुख सोर्स हैं। फिर आता है विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम। थायमीन विटामिन B1 थी। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य पदार्थों के उपापचयन में भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट्स और उसके संबंधित उपापचयन में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है। होठ, जिह्वा और त्वचा में रूखापन आ जाता है। दूध, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, अंडा, हरी सब्जी इत्यादि विटामिन बी के जो है प्रमुख सोर्स हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6, पायरिडोक्सिन। इस विटामिन का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी होने से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि विटामिन B6 की जो मात्रा है वो शरीर में अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति अरक्तता एनीमिया का शिकार हो जाता है, यानी कि विटामिन B6 की कमी से एनीमिया का शिकार हो जाता है, और हरी सब्जी, मांस, कलेजी इत्यादि इसके प्रमुख सोर्स है विटामिन B6 के। इसके बाद है विटामिन B5। इस विटामिन का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन नाम किसका है, विटामिन B5 का है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है तथा मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। अंकुरित गेहूं, आलू, अनाज की बाहरी परत, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि इस विटामिन के प्रमुख सोर्स हैं। उसके बाद आती है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। इस विटामिन का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। यह भी पानी में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। यहाँ पर प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा इस प्रकार से कि कौन सी विटामिन के अंदर कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है, तो वो आएगी विटामिन B12। और यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। खून बनने में इसकी सहायता मिलती है। यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाता है, जिसकी अधिक कमी होने की स्थिति में शरीर में स्नायविक दोष हो जाता है। और मांस, कलेजी, दूध इस विटामिन के प्रमुख सोर्स हैं। आरबीसी की परिपक्वता के लिए यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और अरक्तता रोग इसकी कमी के कारण होता है। ज़्यादा ही कमी होने पर स्नायविक रोग इसके अंदर हो जाता है। मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में ये प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, सॉरी प्रोटीन नहीं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। तो ये इस विटामिन का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी, यह वसा में घुलनशील है। विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायता करती है। विटामिन डी यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर में इसकी कमी होने से बच्चों में रिकेटस और प्रौढ़ जो होते हैं उसमें ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। बच्चों में तो रिकेटस और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाते हैं। रिकेटस को सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित इग्रेस्टिरोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं, और यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यानी कि यूँ कहें कि विटामिन डी जो है ये हड्डियों को मजबूत करने में आवश्यक होती है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेटस का मतलब सूखा रोग है। यदि सूर्य की जो किरणें होती हैं उनकी उपस्थिति से इर्गेस्टिरोल नामक जो उपस्थित पदार्थ होता है वो विटामिन डी में परिवर्तन हो जाता है। और विटामिन डी के सोर्स पूछे तो मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि विटामिन डी के सोर्स है। विटामिन सी ये जल में घुलनशील है।
इसको रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। यह जल में विलेय विटामिन है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस। खट्टे जितने भी फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि, और साथ ही साथ चीकू, आंवला, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन ई, टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है, टोकोफेरोल, और ये भी वसा में विलनशील विटामिन है। जल के लिए केवल 2 ही विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है और उसकी प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अंकुरित दानों जैसे कि गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जी तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में ये विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन का रासायनिक, इस विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विलोन। फिलोक्विलोन यह रक्त स्त्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन के की कमी से। यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन मदद करती है, तो विटामिन के। और यदि विटामिन के की कमी होती है तो वहाँ थक्का नहीं बनता है और कटे हुए स्थान से रक्त लगातार बहता है और अधिक मात्रा में बह जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर इसके प्रमुख स्रोत हैं। ये जो है इनमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद है विटामिन पी। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड इसका रासायनिक नाम है। जल में अविलेय विटामिन है और विटामिन सी के साथ श्वसन तंत्र में भाग लेता है। विटामिन सी के साथ यह हड्डियों और दांतों की वृद्धि में सहायक होता है। शरीर को विषैले पदार्थों से बचाता है और इस विटामिन की कमी होने से कोशिकाएं दुबली हो जाती हैं और उनमें प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। ये जो विटामिन है ये नींबू, नारंगी, अंगूर आदि फलों में पाई जाती है और फलों की छाल के गुद्दे में भी ये प्राप्त होती है। विटामिन के कार्य क्या क्या हैं? विटामिन के कार्य हैं, उपपचय क्रियाओं में विटामिन आवश्यक सहकारी होती है। उपपचय क्रियाएं होती हैं उनमें विटामिन जो है वो भाग लेती है। विटामिन विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइमों के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संयोजन करती है। इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मोचन करते हैं। 5वां न्यूट्रिएंट आता है हमारा मिनरल्स साल्ट, यानी कि खनिज लवण। खनिज लवण तो जो है वो कार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं, जो कि कम से कम 29 खनिज लवण प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जो ये खनिज होते हैं इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इनकी उपस्थिति में विभिन्न अभिक्रियाएं जरूर होती हैं। क्या कार्य करते हैं खनिज लवण? तो लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव में विद्युत चालकता होती है, इसी से जीव द्रव में संवेदनशीलता होती है। अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों का कार्य करते हैं। कई ऊतक, रक्त, हड्डियां, दांतों आदि की रचना में भी ये भाग लेते हैं। हृदय स्पंदन, चेता संवहन, पेशी संकुचन आदि में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण संकुचन आदि में ये भाग लेते हैं। मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज कौन कौन से? सबसे पहले सोडियम। कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है और ये निम्न कार्य करता है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटय संतुलन बनाए रखता है और रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है सोडियम। और सोडियम का मुख्य जो स्रोत होता है वो होता है नमक, मछली, अंडे, मांस और दूध, और लगभग 2.5 ग्राम रोजाना इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा होता है पोटेशियम। ये भी कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है
और लगभग सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। इसके कार्य हैं, ये किन किन कार्यों के लिए आवश्यक है, तो कोशिकाओं में होने वाली अनेक अभिक्रियाओं के लिए, पेशीय संकुचन के लिए, तंत्रिका आवेग का संचरण करने के लिए और शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है कैल्शियम। तीसरा, कैल्शियम जो है यह विटामिन डी के साथ हड्डी और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पेशीय संकुचन प्रक्रियाओं से संबद्ध होता है और पनीर, दूध, अंडे, हरी सब्जी, साबुत अनाज, चना, रागी, मछली, कसावा आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। और कैल्शियम की आवश्यकता लगभग 1.2 ग्राम के आसपास प्रतिदिन होती है। मुख्य रूप से यूं कह सकते हैं कि विटामिन डी के साथ ये हड्डी और दांतों को मजबूत करने में मदद करती है। फास्फोरस ये भी आवश्यक तत्व है। कैल्शियम से संबद्ध होकर के दांत और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है और शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस बहुत ही जरूरी होता है। दूध, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जी, बाजरा, रागी, जई, आटा, कलेजी, गुर्दे आदि फास्फोरस प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं और मानव शरीर के लिए डेली 1.2 ग्राम इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लोह। लोहा जो है लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में लोह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लोहे की कमी से परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है जिससे अरक्तता कहते हैं। लोह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों और महिलाओं में पाई जाती है जिसके कारण शरीर में क्षीणता आती है और अत्यधिक थकान महसूस होती है। अरक्तता की तीव्र अवस्था में आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, भूख नहीं लगना आदि लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि लोहा जो है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनाने के कार्य करता है और यदि इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी मोस्टली महिला और बच्चों में पाई जाती है। इसकी कमी को एनीमिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसकी जो एनीमिया के जो लक्षण हैं उसमें है आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, ये इसके लक्षण हैं। यकृत लोह का सर्वोत्तम स्रोत है जिसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि में भी लोह तत्व पाया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में लगभग 20 ग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। लोहा उत्तक ऑक्सीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में आवश्यक होता है। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है उसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और इस आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। गलगंड के बाद क्रेटनिज्म की अवस्था आती है जिससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर और मानसिक परिवर्तन होने लगता है जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। जो ज़्यादातर आयोडीन के मुख्य सोर्स हैं वो है समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक। और छठे नंबर पर जो छठा लास्ट न्यूट्रिएंट होता है वो होता है जल। तो मानव शरीर में जल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मानव शरीर का। मानव शरीर के जो टोटल भार होता है उसका लगभग 65 से 75% भाग केवल जल का होता है। उल्टी या अतिसार से मानव शरीर में जल की कमी हो जाती है जिसकी अवस्था को निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन कहते हैं। निर्जलीकरण से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। जल मानव शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है। यह एक अच्छा विलायक होता है। यह शरीर के सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति को लगभग औसतन 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। ये 6 के 6 न्यूट्रिएंट हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे संतुलित आहार की। तो वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व एवं
पोषक पदार्थ एवं तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित हो संतुलित आहार कहलाता है। वह आहार जिसकी आवश्यकता शरीर को होती है स्वस्थ रहने के लिए, वो सारे पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में यदि भोजन में उपस्थित हों तो उसको संतुलित आहार कहते हैं। और ये मनुष्य के आयु, लिंग और स्वास्थ्य और व्यवसाय पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को कितने भोजन की आवश्यकता, संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। ये उसकी आयु पर, उसके लिंग पर, उसके स्वास्थ्य पर और उसके कार्य करने पर निर्भर करता है, यानी कि उसके व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 4500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा और अन्य आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में जब वृद्धि तेजी से होती है तब अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रौढ़ावस्था में अपेक्षाकृत कम भोजन की आवश्यकता होती है। पुरुष और बालकों को स्त्री तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए। इसी प्रकार शीतकाल और ठंडी जलवायु में ग्रीष्म या गर्म जलवायु की तुलना में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि लिंग के हिसाब से देखें तो स्त्री और बालिकाओं की तुलना में बालकों और पुरुषों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यदि जलवायु के हिसाब से देखें तो ठंडी जलवायु में गर्मी की बजाय ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। और यदि कार्यशीलता के आधार पर देखें तो जो व्यक्ति अधिक परिश्रम करते हैं या सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं उनको भोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अल्प पोषण की बात करें तो लंबी अवधि तक भोजन की मात्रा कम लेने से उत्पन्न स्थिति को अल्प पोषण कहते हैं। अतिशय पोषण, लंबी अवधि तक अत्यधिक भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को अतिशय पोषण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप मोटापा, धमनी काठिन्य, रक्त संबंधी विकार, मधुमेह आदि रोग हो जाते हैं। असंतुलित आहार की बात करें तो वह आहार जब आहार में कुछ पोषक अधिक मात्रा में तथा अन्य पोषक नगण्य मात्रा में उपस्थित होते हैं तो ऐसे आहार को असंतुलित आहार कहते हैं। यानी कि संतुलित आहार का मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए। असंतुलित का मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हों और कुछ कम मात्रा में उपस्थित होती हैं तो उसको असंतुलित आहार कहते हैं। विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी की बात करें तो आहार में किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी यदि अभाव पाया जाता है तो उस विशिष्ट में हीन जातीय विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये थे हमारे मनुष्य का पोषण, कौन कौन से न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं और किस किस प्रकार से पोषण पाया जाता है। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।